चीन और भारत के संबंध हमेशा से नरम कम गरम ज्यादा रहे। सुर्खियों में बनी कुछ यात्राएं भारत और चीन के रिश्तों में क्या कुछ बदलाव ला रही हैं, चर्चा आज इस पर होगी। वहीं दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्याओं पर किस किस ने लगाया है दांव, आम आदमी पार्टी के क्या है सवाल, और जानेंगे बाबा साहेब के सम्मान में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के प्रदर्शन का कितना हुआ असर। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर से। कड़ाके की ठंड में भारत और चीन के बीच जमी हुई रिश्तों की बर्फ क्या अब पिघलने लगी है? सवाल ये है, पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई, कई बड़ी हस्तियों की मुलाकातें हुई, लेकिन इन मुलाकातों से क्या कुछ बदलेगा? सवाल सबसे बड़ा ये भी है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव साल 2020 से देखा जाने लगा। इस तनाव को कम करने के प्रयास भी किए गए। रिश्तों में तनाव की सबसे बड़ी वजह रही दोनों देशों के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। हर कोई जानना चाहता है वहां अब क्या हो रहा है, क्या हालात हैं वहां, खासतौर पर लद्दाख में क्या स्थिति है, जिनके जवाब अब भी साफ नहीं है। आपको याद होगा, इसी महीने 18 दिसंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का महत्व इस बात से समझ में आता है कि इस स्तर की बातचीत का फोकस सिर्फ और सिर्फ सीमा से जुड़े मुद्दे ही होते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2020 में जब से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े, तब से अब जाकर इस स्तर पर पहली बार बातचीत हुई है। जबकि अहम मुलाकातें तो इससे पहले भी हुई, लेकिन रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं आया। आंकड़े बताते हैं कि जून 2020 के बाद से दोनों देशों के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच अब तक 38 बैठकें हो चुकी हैं। इसी साल अक्टूबर माह की 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में मुलाकात हुई। दोनों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस पहुंचे थे। 5 साल में दोनों के बीच ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात थी। हालांकि वो गर्मजोशी तो नहीं दिखी जो भारत यात्रा के दौरान दोनों के बीच दिख रही थी, पर पॉजिटिव खबर ये है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 दिसंबर को बयान में बताया कि साल 2020 में सीमा पर आई सभी अड़चन अब समाप्त हो चुकी हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बॉर्डर के इलाकों से जुड़े समाधान की बात को भी माना। तो क्या सभी मसले सुलझ गए? इन मुलाकातों और समझौतों के बावजूद अभी क्या कुछ बचा है? दरअसल पूर्वी लद्दाख के डेपसोंग और डेमचोक पर सहमति इस साल अक्टूबर में बनी। इसके पहले 2022 में हॉट स्प्रिंग्स से दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी। 2021 की बात करें तो गोगरा और पेंगोंग झील पर सहमति बनी थी, लेकिन गलवान की हिंसक झड़प ने रिश्ते फिर तल्ख कर दिए। तमाम सहमति के बीच बफर जोन का भी निर्माण किया गया। बावजूद इसके रिश्तों पर इस बात की तरफ इशारा विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिलाया। 4 दिसंबर को राज्यसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। हालात के मुताबिक इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। तो क्या चीन में रणनीतिक स्तर पर हृदय परिवर्तन हुआ है? कुछ भी हो, चीन के मामले में भारत वास्तव में चैन की सांस नहीं ले सकता। फिलहाल चीन की गतिविधियां वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने उसकी चिंता वैसे ही बढ़ा रखी है। एक और बात है, ट्रंप के दौर में व्यापार पर अमेरिका का नजरिया क्या होगा, अभी चीन इस बात से चिंतित है। ट्रंप ने अपनी टीम में ऐसे लोगों को जगह दी है जो चीन के विरोधी माने जाते हैं। जबकि भारत की बात करें तो कैबिनेट में कई भारतवंशी शामिल हैं। ताजा परिस्थिति जो बनी है उसमें पहले भारत ने LAC पर किसी भी तरह के उल्लंघन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, बाकी मुद्दों को एक तरफ रखा था। लेकिन भारत अब भी सतर्क है। हालांकि LAC पर बनी सहमति चीन के व्यवहार पर निर्भर करेगी, क्योंकि पिछले समझौतों को तोड़ने में चीन हमेशा से माहिर रहा है। चीन के पास उत्पादन क्षमता है तो दूसरे बाजारों की तलाश उसे हमेशा रहती है। भारत का चीन के साथ पहले ही बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा है। देश की सीमा सुरक्षा और व्यापार पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा, इस बात को मोदी सरकार ने साफ साफ जता दिया है।
और अब बात करते हैं अगली खबर की। तो इधर मोदी सरकार ने चीन को साफ साफ जताया कि सुरक्षा मामलों पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो चुनाव को देखते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर सियासत यहां चरम पर है। एक तरफ उन्हें हटाए जाने की पूरी तिकड़म चल रही है, तो वहीं कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी ने नया दांव खेला है। अब वो भाजपा को ही रोहिंग्याओं का रहनुमा बता रही है। सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में मोदी सरकार ने पनाह दी है। इतने घुसपैठिए कहां से आए, ये मोदी सरकार बताए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसाने देंगे। दिल्ली के गरीब के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी भी हालत में रोहिंग्याओं को नहीं जाने देंगे। इस पर सिर्फ दिल्ली की जनता का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान उस वक्त आया है जब 2 महीने बाद ही यानी फरवरी माह में दिल्ली के चुनाव होने हैं। इससे पहले भी केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़कर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। ऐसे में चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी समस्या बने ये घुसपैठिए रोहिंग्याओं का मुद्दा चरम पर है। भाजपा इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करेगी। आइए समझते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। दिल्ली में तकरीबन 20 से 30 हजार रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। अवैध रोहिंग्या ज्यादातर दिल्ली के पिछड़े इलाकों में हैं, जैसे शाहीन बाग, जमुना पार, चाणक्यपुरी, यहाँ रह रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि इनमें से ज्यादातर अवैध घुसपैठियों का राशन कार्ड, वोटर आईडी भी बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये घुसपैठिए हैं तो इनका राशन कार्ड किसने बनवाया और क्यों बनवाया? दिल्ली में आपकी सरकार है और आम आदमी पार्टी रोहिंग्या के मुद्दे पर लगातार भाजपा को घेर रही है, जबकि आरोप आप पर ही लगते रहे। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में राशन कार्ड बनवाने का काम भी दिल्ली सरकार के हाथ में ही आता है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक रोहिंग्या साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहा था कि आप सरकार ने उन्हें सब कुछ दिया है, केजरीवाल ने उन्हें सब कुछ दिया है, घर से लेकर बिजली, पानी सब कुछ केजरीवाल ने दिया है। चलिए मान लेते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर रोहिंग्याओं की जनसंख्या 20,000 भी होगी तो इनमें से कम 5 से 10 हजार लोगों के वोटर कार्ड भी अगर बना दिए गए होंगे तो ऐसे में समझ सकते हैं ये वोट किसको जाएंगे। रस्साकशी दरअसल इनके वोटों की ही है, लेकिन इसमें दिल्ली की जनता का क्या कसूर है जो उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। जहां एक तरफ सियासी दल घुसपैठियों के भरोसे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहन जी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कमबैक की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते ही उन्होंने आज 24 दिसंबर को प्रदर्शन का आयोजन किया। बड़ा देशव्यापी प्रदर्शन रहा। आपको बता दें, देश भर में चल रहे इस प्रदर्शन के बीच मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया, उन्हें पश्चाताप करना ही पड़ेगा। ठीक 8 साल बाद बसपा सड़कों पर उतरी है। मुद्दा है बाबा साहेब के अपमान का। इसके पहले 2016 में दयाशंकर सिंह के विरोध में बसपा सड़कों पर आई। बसपा को ऐसा भान हुआ कि बाबा साहेब के मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कहीं वो पीछे ना रह जाए, कहीं उसके वोट बैंक में सेंध ना लग जाए, कहीं दलितों पर दावेदारी उस तरफ न चली जाए। तो देर से ही सही बसपा जागी और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने आज देशव्यापी आंदोलन किया। इधर कांग्रेस पहले से ही सड़कों पर है, समाजवादी पार्टी भी धरना दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा साहेब के सम्मान में क्या मायावती घर से निकलती? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कार्यकर्ताओं के साथ पर मायावती सड़क पर नहीं दिखी। मायावती खुद कभी सड़कों पर नहीं आई। बसपा भले ही देर से जागी, लेकिन इसकी भरपाई तो इसी से हो सकती थी कि जब मायावती खुद नीला झंडा थाम कर सबसे आगे आती, सबसे आगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ चलती। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है इन दिनों बसपा, तो साबित ये करना होगा कि बाबा साहेब के लिए सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा श्रद्धा बसपा ही रखती है और इसके लिए बेहद आक्रामक होकर सड़कों पर आना पड़ेगा। अब समय की मांग है कि वो भी देहरी लांघे और बसपा को फिर से खड़ा करें। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये काम अकेले आकाश या सतीश मिश्रा या विश्वनाथ से नहीं हो पाएगा, यानी इसकी भरपाई के लिए बसपा सुप्रीमो को आगे आना ही होगा। वहीं वाराणसी की बात करें, आगरा की बात करें तो बसपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ झंडे बैनर लेकर तमाम शाह के बयान के खिलाफ खूब नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया।
गोरखपुर में भी बसपा कार्यकर्ताओं के साथ वकील भी जुटे। हाथों अम्बेडकर की फोटो लेकर अमित शाह के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहेब के नारे पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक और चाय की नुक्कड़ से लेकर दफ्तर तक सब जगह यही चर्चा रही। दूसरे दल भी सड़कों पर है। किसी को अपना पीआर चमकाना है तो किसी को अपना वोट बैंक। एक समय था जब दलित वोट बैंक पर सिर्फ और सिर्फ मायावती अपना अधिकार समझती थी, लेकिन 2012 के बाद से हालात बदले और इस वोट बैंक में सेंधबारी हुई। अब इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में तमाम पार्टियां सड़कों पर। वोटों का गणित देखें तो उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोट है। जाटव जिनकी आबादी लगभग 12% है और गैर जाटव हैं वो 10% हैं। मायावती जाटव समुदाय से आती हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी जाटव हैं और मायावती की तरह ही पश्चिम यूपी से आते हैं। जाटव वोट बसपा का हार्ड कोर वोटर माना जाता रहा, लेकिन चंद्रशेखर के आने के बाद से कोर वोटर्स बंटने लगे। आपको बता दें 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर आजाद ने नगीना क्षेत्र से मिशन 2024 का आगाज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग को जोड़ने के मिशन पर जुटी हुई है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ साथ अंबेडकर और काशीराम के विचारों को लेकर चलेगी। समाजवादी पार्टी की पूरी नजर दलित वोटों पर है, जिसके लिए उन्होंने काशीराम की प्रयोगशाला से निकले तमाम बसपा के नेताओं को अपने साथ मिला लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या मायावती एक बार फिर अपने कोर वोटर्स को अपने साथ मिला पाएंगी। क्या इस बहाने आईसीयू में पड़ी बसपा को संजीवनी मिल पाएगी। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।